नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? चलिए बतियाया जाए आप सबसे। शशिकांत जी, गांधी जी, केशव, संदीप जायसवाल, प्रद्युम्न चौरसिया, सोनम वांगचुक के बारे में सौरभ जी लिख रहे हैं कि सर जी सोनम वांगचुक के ऊपर भी कुछ बताएं लोगों को। हाँ सौरभ जी, सोनम वांगचुक के ऊपर ना अपन ने एक सेशन किया था ऑलरेडी, अभी थोड़े दिन पहले। हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा मतलब इस चीज को ऐसे समझाता हूँ। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अभी उनके साथ हुआ, जैसे वो हमारे राजस्थान में ही आकर के जोधपुर की ही जेल में उनको रखा गया है। हुआ क्या ना कि ये बहुत सिंपल सा कानून है, इसको आप ऐसे समझ कर चले कि उनकी बुलाई हुई, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रोटेस्ट में थे। वो जिस प्रोटेस्ट में थे, जिस आमरण अनशन में थे, उस आमरण अनशन के अंदर कुछ उन्मादी भीड़ ने 4 लोगों की जान ले ली। ठीक है, तो हो क्या रहा है ना कि भाई अल्टीमेटली जो मरे हैं उनकी जान भी कीमती है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ कर देखें कि उनके बुलाए हुए प्रोटेस्ट में जो लोग बैठे थे वो बीमार हुए। ये कारण बताया गया कि जनता इसलिए उग्र हो गई और उग्र जनता ने 4 लोगों की जान ले ली और एक पार्टी के कार्यालय को आग लगा दी, सीआरपीएफ के काफिले को आग लगा दी। बेटा ये हमेशा से होता आया है, और यदि आप इसको उठाकर थोड़ा सा आप अगर इसको राजनीति से परे हट के देखें तो अक्सर ऐसा होता है कि जो भी इस तरह के आंदोलनों को उठाते हैं, मतलब जिनके कहने पर आंदोलन होते हैं, अक्सर या फिर ये समझिए कि जो आंदोलन के चेहरे होते हैं वो ही शुरुआत में परमिशन लेकर के बैठते हैं आंदोलन की कि साहब हम आंदोलन करने जा रहे हैं और अगर कुछ भी होता है तो प्रशासन को इत्तला रहेगी कि हम इतने दिन से इतने दिन तक प्रशासन में बैठेंगे। कोई भी हिंसक आंदोलन नहीं होगा, अगर होगा तो हमारी जिम्मेदारी होती है। मतलब प्रोटेस्ट के ये कुछ नियम होते हैं, है ना। ये जितने भी प्रोटेस्ट आप देखते हो प्रोटेस्टर्स को करते हुए रामलीला मैदान में या सब में, ये सब विद ड्यू परमिशन ऑफ प्रशासन होती है। तब हुआ ये कि अगर 4 लोगों की मौत का कारण तलाशा जाएगा तो पहले ये ढूंढा जाएगा कि भाई किसके प्रोटेस्ट से ये हुआ था। तो शुरुआती प्रथम दृश्य था कि साहब उन्होंने सोनम वांगचुक ने बुलाया था इसलिए ऐसा हो गया। तो प्रथम दृश्य था तो उनको इसलिए पार्टी बना लिया गया। अब आती है यहाँ पर राजनीति। राजनीति क्या आती है, क्योंकि लद्दाख के अंदर जो एक एमपी है, सिटिंग एमपी है, वो बीजेपी से आते हैं और बीजेपी के कार्यालय को आग लगाई गई। और सोनम वांगचुक जो बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं सरकार से अपेक्षाएं थी, सरकार उनको पूरा नहीं कर पाती थी। और सोनम वांगचुक का जो इनिशिएटिव था वो 5 साल से लगातार चलाए हुए थे, तो सरकार पर भी कहीं दबाव तो था। अच्छा, हमेशा से ये नियम रहा ही है कि जो व्यक्ति जिस तरह की सत्ता में है उसे लगता है कि वो सब सही कर रहा है। तो अब दूसरा पक्ष अगर देखा जाए इस बात का कि क्या सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके सही किया, तो अगर जो लोग कहेंगे सर सोनम वांगचुक ने थोड़ी किसी को मार दिया है, मतलब किसी ना किसी व्यक्ति की अगर हत्या हुई है, उसमें आंदोलन में किसी की जान गई है, तो वांगचुक थोड़ी जिम्मेदार हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाई साहब उन्होंने अपने हाथ से तो नहीं किया। तो इसीलिए न्यायपालिका में जब इस बात पर सुनवाई होगी तो सोनम वांगचुक इसी आधार पर जमानत भी पा जाएंगे कि साहब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, है ना। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि उनके जमानत का ग्राउंड भी यहाँ पर तैयार है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं, उनकी वजह से हुआ। तो उस आधार पर केस, अक्सर राजनेताओं पर केस इसीलिए होते हैं कि उनकी आई हुई भीड़ ने ऐसा कर दिया था टाइप से। ठीक है, अब बात करते हैं कि साहब इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो सरकार के खिलाफ थे। देखिए सरकार के खिलाफ पहला साल नहीं था उनका, 5 साल से वो असल में सरकार के खिलाफ भी नहीं है, वो अपने लोगों के साथ है, वो उस क्षेत्र के लिए कुछ डिमांड कर रहे हैं। तो ये कहना कि सोनम वांगचुक जो है वो सरकार के खिलाफ थे, है ना, तो ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। मतलब वो मुझे ज्यादा सरकार के खिलाफ कम और अपने लोगों के लिए मांग करते हुए ज्यादा दिखे, और सरकार की खिलाफत के नाम पर वो देश के साथ हैं। और देश के लिए यार हर पार्टी हर तरह का विचारधारा मायने रखती है। तो मैं इस विषय पर तो यही कह सकता हूँ कि सोनम वांगचुक चूंकि उनके आंदोलन के चलते कुछ लोगों की जान गई है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को उनको गिरफ्तार करना एक सॉल्यूशन लगा होगा, ये मुझे पर्सनली लगता है। हाँ, अब अभय लिखते हैं कि सर क्या ये नहीं लगता बीजेपी की वजह से हुआ हो, क्योंकि वो अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को लिखा था, फिर उसे क्यों कंप्लीट नहीं किया। वेरी गुड अभय। अबे बहुत अच्छा, देखो ये मतलब मुझे अच्छा लगा ये तरीका जो था अपन लोगों के बातचीत करने का। हम लोग कम से कम डायरेक्ट संवाद में है तो ऐसी बातें कर पा रहे हैं।
देखो बेटा, इसमें ना मेरा एक पॉइंट है, मतलब इसको हम डिबेट में मतलब इस तरह से ले जा रहे हैं कि बातचीत करते हैं इस विषय में। आपने जो पॉइंट बोला कि सर क्या ये बीजेपी की वजह से नहीं हुआ, देखो हमारे देश में ना एक बहुत बड़ी चीज है, पता नहीं आप लोगों ने कभी उसे नोटिस किया या नहीं किया। राजनीतिक दलों को कभी भी इस चीज के लिए जिम्मेदार ही नहीं ठहराया जाता कि उनके मैनिफेस्टो ने, क्योंकि मैनिफेस्टो उनके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे अमेरिका में और ब्रिटेन में, जैसे अमेरिका में ट्रंप बोलकर आए कि मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करूंगा, तो करने के लिए उन्होंने यथासंभव प्रयास कर दिए, है ना। ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में चलता है सरकार जिम्मेदार होती है, मतलब जैसे आप समझिए कि अकाउंटेबिलिटी सरकार की डिसाइड होती है। हमारे लोकतंत्र की जब मैं कमियां आपको गिनाता हूं, कई बार मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे लोकतंत्र में अगर कुछ वाकई में अच्छा किया जा सकता है तो वो अच्छा करने वाला तरीका ये है कि हमारे यहाँ पे अकाउंटेबल बनाया जाए। जैसे आप कई बार देखते हैं ना, रेल हादसा होने के बावजूद भी मंत्री जी इस्तीफा नहीं देते। अपन देखते हैं कई बार, हम देखते हैं कि साहब कोई पेपर लीक हो गया तो एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते। हमारे यहाँ अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं है। वहीं ब्रिटेन में अगर आप बात करते हैं तो वहां अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। तो अब जब आप बात करते हैं कि सर मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था, तो चूंकि आपने ऐसी सत्ता चुन रखी है पहले से ही, हमारे यहाँ के विधान ऐसे हैं कि हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाते ही नहीं है, तो आप बताइए मैनिफेस्टो के आधार पर उन्हें कैसे अकाउंटेबल कर सकते हैं। तो अगर आपको वाकई में ऐसा कुछ चाहिए कि हाँ सर अकाउंटेबिलिटी तय की जाए क्योंकि सरकार की वजह से ऐसा हुआ, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बनेगा। इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि आप में से कोई भी एक्टिविस्ट बने या फिर कोई भी इस बात को बहुत तेजी से उठाए और कहे कि जो पार्टियां मैनिफेस्टो लेकर आती हैं उनकी पूर्णता उन्हें करनी होगी, है ना। प्लस हमारे संविधान में इतना सा परिवर्तन हो जाए कि किसी भी प्रकार के कार्य के लिए, जैसे ब्रिटेन में है, हमने ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि हमने जो संसदीय पद्धति अपनाई वो ब्रिटेन से अपनाई, तो हम बस ये कह दें कि हमारे यहाँ पर मंत्रियों को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। बस इतना सा अगर हम करने में कामयाब हो जाएं तो सारे के सारे काम हमारे आसानी से बन जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, एक बालक लिख रहे हैं, सर पेपर लीक पर आप एपिसोड कीजिए, सरकार को घेरने की कोशिश कीजिए। प्रेम जी, पेपर लीक के बारे में हमारे जितने भी प्रयास हैं, अक्सर जैसे हमने राजस्थान के एसआई के बारे में भी वो कहा, कुछ विद्यार्थी इन दिनों ना उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस के बारे में। हम उसके बारे में एक वीडियो जरूर करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं। रोमिन जैन लिख रहे हैं, सर जी आप देश को एक नई दिशा दे सकते हैं क्योंकि आप युवाओं में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, आप सभी आपकी सब बहुत इज्जत करते हैं, आपकी बातों का सम्मान और मानते हैं। रोमिन जैन जी थैंक यू सो मच। और देखिए मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाते हुए आपको दशा और दिशा, देखिए मैं एक शिक्षक की भूमिका में अक्सर रहता हूँ और अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप पढ़ाते क्या हो, तो मैं खबरें पढ़ाता हूँ, मैं खबरें बनाता नहीं हूँ, है ना। तो खबरें पढ़ाता हूँ कि ये खबर है, इसका ये विश्लेषण है और इसके विश्लेषण में ये पॉइंट ऐसे हैं जो ऐड किए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी हुई हैं, जैसे अभी आपने मेरे सामने सोनम वांगचुक की बात रखी, तो मैंने आपको दोनों पक्ष रख दिए कि गिरफ्तार क्यों हुए और सरकार अगर जिम्मेदार है तो उसके पीछे हम मैनिफेस्टो का क्या लॉजिक निकाल सकते हैं, वो दोनों पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए, है ना। तो एग्जैक्टली आप लोग अगर ये बात बोलते हैं तो हम इस बात में कि हम ऐसे अवेयरनेस वाली चीजें जिनसे जनता को फायदा हो हम बनाते भी रहते हैं, और आप अगर डिमांड करेंगे तो भविष्य में भी बनाएंगे, ठीक है। श्रीवास्तव सर मैं डिप्लोमा कर रहा हूं, मैं अभी से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकता हूं। बेटा डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएट होना जरूरी है, आप ग्रेजुएट होइएगा तब जाके कीजिएगा, है ना। मीना शिंदे लिख रहे हैं, सर यू गाइड एज वेल एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ग्लोबली, सैल्यूट टू यू। मैना सोंडे जी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और आप लोगों के बस यही मोटिवेशनल जो वर्ड्स हैं ये मेरी ऊर्जा बनते हैं, सो दैट मैं थोड़ा काम कर पाता हूँ जी। सर सीट बेल्ट बांध लीजिए। यार मैं वैसे पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था, एक्चुअली मैं सीट बेल्ट के चलते सीधा नहीं हो पा रहा था। अगर आप कह रहे हैं तो लीजिए, आपके कहने पे मैं बांध लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो आप लोग कह रहे हैं तो मुझे बांधना पड़ेगा भाई साहब, ऑन पब्लिक डिमांड, क्योंकि मैंने बांध रखी थी एक्चुअली, बट हुआ ये कि मुझे वीडियो के लिए थोड़ा टेढ़ा होना पड़ रहा था। ये लीजिए, ठीक है। हैप्पी गुरु जी एक वीडियो प्रशांत किशोर पर भी बनाइए।
यार प्रशांत किशोर जी के साथ में मन तो है वीडियो करने का, पर एक्चुअली हो ये रहा है कि मैं थोड़ा बिहार के इलेक्शंस पर थोड़ा लीस्ट एक्टिव हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि बिहार में ना लोकल मुद्दे ज्यादा हावी हैं। और अपनी जो पब्लिक है, जिसमें मतलब अपने साथ के जो मित्र हैं, परिवार वाले, सुनने वाले, जितने भी हमारे श्रोता हैं, वो सब संपूर्ण भारत में कहीं ना कहीं विराज रहे हैं। तो चूंकि वहां पर लोकल मुद्दा है, इसलिए हम थोड़े से मतलब बच के चलते हैं। हाँ, विपिन कुमार राय जी, सर जैसे इंटरनेशनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी करती है तो पकड़ता क्यों नहीं? बेटा, इंटरनेशनल कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है ना, जो कानून उन्हें मानने वाले देश हैं उन पर वो एप्लीकेबल होता है, किसी सॉवरेन स्टेट पर एप्लीकेबल नहीं होता। उनकी अपनी कोई फोर्स नहीं होती बेटा, है ना। हाँ जी, फेसबुक पर सैनी सुरेश जी लिख रहे हैं, सर जी मैं रेलवे में ट्रेन मैनेजर हूँ, पिछले 2 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, रोजाना आपकी दुनियादारी की बात तो नहीं सुनता, तब तक नींद नहीं आती। सैनी सुरेश जी, अब मैं इसे कॉम्प्लीमेंट लूं या कमेंट लूं, मुझे आप ये बताइए। मेरी बातें सुनते सुनते नींद आ जाना, ये मतलब अगर आप किसी भी अपने परिचित को बोल दो कि भाई तुम्हारी बातें सुनते सुनते नींद आ जाती है, तो यार लोग ना इस बात को मजे में ले लेंगे। है? एक विद्यार्थी लिख रहे हैं रशिया यूक्रेन के नाम से, नाम इनका रशिया यूक्रेन है। सर आरएनए पढ़ा सकते हो क्या? फिलहाल सर जो आप मुद्दे डिस्कस करते हो वो इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन एग्जाम से इनका कोई लिंक नहीं होता, और आरएनए को आप पेड भी कर सकते हैं। हाँ, आपने मुद्दा अच्छा उठाया है, और ये तरीका भी आपने जो सजेस्ट किया है ये भी बहुत अच्छा है। निश्चित ही हम लोग इस विषय पर विचार कर सकते हैं, और ये आपका तर्क भी सही है कि आप वो मुद्दे उठाते हैं जो कि इस समय चर्चा में रहते हैं। निश्चित ही, और चर्चा में किसी दिन अगर किसी को ड्रम में बंद करके मार दिया गया तो मैं वो भी उठा ही लेता हूँ कि हाँ चलो ठीक है भाई, क्यों ड्रम में मार दिया गया। आपने बिल्कुल सही सलाह भी दी। जो मुद्दे हम उठाते हैं उनका एग्जाम से लेना देना नहीं है। इसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूँ कि मतलब ये कैसे हुआ मेरे साथ में। असल में ये हुआ कि हमने जब ये काम शुरू किया न्यूज का विश्लेषण, तो आपसे ज्यादा ना आपके पेरेंट्स ने इंटरेस्ट ले लिया, और आपके पेरेंट्स ने इंटरेस्ट ले लिया, ये बात मुझे गूगल के एल्गोरिदम ने बताई। गूगल के एल्गोरिदम ने बताया कि सर आपके वीडियोस को, मतलब गूगल का आप अगर जाएंगे तो एनालिटिक्स देखेंगे और उसमें जानकर आश्चर्य करेंगे कि अपनी मेजॉरिटी ऑडियंस अब ऐसी है जो मैच्योर है, जो वोट देती है। ठीक है, मतलब 50% से ज्यादा ऑडियंस ऐसी है जो आपके बड़े भाई या पापा या दादाजी टाइप के लोग हैं। अब आप मुझे बताइए, उनको अगर मैं ये पढ़ाऊं कि बताइए इस राज्य का राज्यपाल कौन, या मैं उनको ये पढ़ाऊं कि भाई इस समय आरबीआई का गवर्नर कौन, तो यार वो उखड़ जाएंगे। मुद्दा ये है, उनको अपेक्षा थी मुझसे कि मैं विश्लेषण करूं। एक ड्राइवर साहब लिख रहे हैं, सर आपका वीडियो देखने के अच्छा लगता है महोदय, हमारे जुबीन दा के बारे में भी एक वीडियो बनाइए ना प्लीज। हाँ जी मोई ड्राइवर भाई साहब, मैंने जुबीन दा के ऊपर बढ़िया एक वीडियो बनाया है, आप देखिए। वो वीडियो शायद फेसबुक पर भी है, इंस्टा पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आपके जुबीन दा से साहब हमें भी बहुत प्यार था। उन्होंने हिंदी में जो गाने गाए थे उस समय पर, जब हम कभी टीन एज में थे, वो गाना हमारे लिए भी यादगार था, और उनको हमारी तरफ से बहुत श्रद्धांजलि भाई। मतलब देश ने एक बहुत बड़ा सिंगर खोया, और जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं परिवर्तन पसंद व्यक्ति हूं, मैं कंफर्ट पसंद व्यक्ति नहीं। मैं हर चीज जो कंफर्ट में आ जाती है उसे छोड़ते हुए निकल जाता हूं। अगर मुझे एक सब्जेक्ट मुझे पढ़ाते हुए 2 या 4 बार से अधिक का समय हो गया तो मैं वो सब्जेक्ट छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है अब तो ये मुझे भी आता है ढंग से, और मैं इसको बार बार बोल करके क्या ही कर रहा हूँ। इसके लिए तो वीडियो उपलब्ध है, लोग देख लेंगे, कुछ नया करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप ये बात समझ भी गए हैं। और मेरा अगर पूरा इतिहास उठा के देखें, चाहे आईआईटी की पढ़ाई हो या फिर आईआईटी के छात्रों को पढ़ाना हो, फिर चाहे सिविल सर्विसेज क्रैक करना हो, फिर चाहे सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों को पढ़ाना हो, फिर चाहे बाजार के विद्यार्थियों को पढ़ाना हो, फिर चाहे क्रिप्टो के लोगों को पढ़ाना हो। अभी रिसेंटली हम लोग क्रिप्टो के अंदर एंट्री कर रहे हैं। मतलब क्रिप्टो से जो भारत गलती कर रहा है वो हम नहीं करेंगे। मैंने ये डिसाइड किया है कि क्रिप्टो में ढंग से उतरेंगे और समझेंगे। क्रिप्टो क्या, इवन ट्रेडिंग में ढंग से उतरेंगे, समझाएंगे लोगों को कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सबको नुकसान नहीं होता है। हाँ, नुकसान होता है, लेकिन अगर पढ़ के चलेंगे तो नुकसान नहीं उठाएंगे, प्रॉपर नियम कानून के साथ चलेंगे।
करेंगे उसको भी, है ना। सर यूट्यूब पर विक्रम जी लिख रहे हैं, यूट्यूब पर आपकी प्लेलिस्ट चाहिए। यूट्यूब पर है मेरे विक्रम जी। राजू जी लिख रहे हैं, प्लीज सर इस पर भी एक वीडियो बनाइए। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के बीच उठा पटक चल रहा है। IITM ज्ञानेश कुमार IAS अधिकारी भी किसी भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? अपोजिशन लीडर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र होना चाहिए। ये आपने जो प्रश्न उठाया है ना राजू जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देना चाहता हूँ। तो आपने इलेक्शन कमीशन वाली बात की कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देता है। देखिए, आप सबने आज तक अगर प्रशासन में, जैसे मेरा छोटा सा अनुभव प्रशासन के साथ रहा, मुझे ना एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि प्रशासन कागजों से चलता है। कागजों से चलता है, इसका आसान मतलब ये है कि आप कितना भी गाली देते रहिए किसी भी IAS अधिकारी को, स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार IAS अधिकारी को नहीं है। कोर्ट के पास में स्वतः संज्ञान का अधिकार है। हर सुनो वोटो, वो खुद से डिसाइड कर सकती है कि हाँ भाई तुमने इसको गलत कहा, इसको सही कहा, इस तरीके से। तो जब बात आती है कि चुनाव आयोग को भला बुरा कहा गया या चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाए गए, तो यहाँ पर ये जो तर्क है ना, जो चुनाव आयोग कह रहा है कि अरे भाई हमें एक लिखित शिकायत दे दो, हम जांच कर लेंगे। लिखित शिकायत दे दो, हम जांच कर लेंगे। ये जब चुनाव आयोग ने डिमांड करी अपोजिशन से, तो उसमें ये कहा गया कि आप अगर लिख करके ये आरोप लगा दें, ये बिल्कुल वैसे जैसे आप मुझसे अभी ये कह दो कि सर आप ना चीटिंग कर रहे हो। हमने कहा भाई किस तरह की चीटिंग कर रहे हैं? बोले सर आपने व्रत किए हुए हैं, लेकिन आप व्रत का केवल बहाना कर रहे हो, आपने ना मतलब वाकई में फास्ट नहीं रखे हुए हैं। ये एक आरोप हो गया। इससे मुझे अंदर से दुख होगा कि यार मैं तो अपनी पूरी मतलब ईमानदारी से भक्ति पूजा में हूं, लेकिन आपने मुझे क्यों ऐसा कहा, दुख हुआ। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ठीक हो ना कि आप इस बात को बोल रहे हो, केवल कहने के लिए मत कह दो। ये बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग कुछ ना कुछ तो कहते हुए निकल जा रहे हैं। अगर आप वाकई में सही है तो आप अपनी तरफ से इस बात को लिख करके दे दो, हम जांच कर लेंगे। एटलीस्ट या तो आप सही निकलेंगे या हम सही निकलेंगे। सरकार अपोजिशन से जब चुनाव आयोग ने डिमांड की तो वो ये थी कि आप हमें लिखित शिकायत दे दो कि आप जो कह रहे हो वो सही है, हम जांच कर लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं अपोजिशन की तरफ से सवाल की। अपोजिशन ने कहा जब हम लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के भी इस बात के मोहताज हैं कि हमें लिखकर देना पड़ेगा, तो फिर क्या हम खाक लीडर ऑफ अपोजिशन है? ये बात भी बिल्कुल सही है। तो मैं अब आपको यहाँ पर ये तर्क देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों। ये जो बात अभी हमारे LOP ने उठाई, ये अगर संसद में उठाए होते फिर चाहे वो लेटर ना देते, ध्यान से समझना, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है जो अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं। अगर आप यही बिंदु संसद में उठाए होते तब आपको लिखित में डॉक्यूमेंट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब समझिए, संसद में बोली गई सारी बातें डॉक्यूमेंटेड ही होती हैं। उनको अपने आप सरकार को उन पर कार्रवाई करनी पड़ती है। मेरी बात अगर समझ रहे हैं तो थम्स अप करिएगा। चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ने ओपनली ये बात करी, अब ओपनली ये बात करी, अब आप कहें कि साहब ओपनली बात करी है तो इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष जब राजनीति में होते हैं तो ओपन तो वो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें। जैसे मोदी जी ने भी कहा था एक दिन सबके पास 15 लाख आएंगे, हैं? ओपन में तो ना जाने कौन सी बातें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, राजनीति में अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। ये कानून अगर ले आए तो सारा खेल हो जाएगा। तब तो ये बाहर भी झूठ नहीं बोल पाएंगे, अंदर भी झूठ नहीं बोल पाएंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन अगर आपको कोई बात डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में देनी है ना, तो आप सदन के बाहर तो आपको पूरी तरह से लिखित में ही देना पड़ेगा। ये असल में साथियों कानूनी रूप से जरूरी चीज है। अब आप इसको ये कहेंगे कि नहीं सर देश को मानना चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कुछ कहा है, तो बेटा लीडर ऑफ अपोजिशन ने इतनी बार कुछ ना कुछ कहा है। उन्होंने कभी अंबानी पे कहा, कभी अडानी पे कहा, कभी EVM पर कहा, और रिसेंटली अगर आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की हो तो उन्होंने EVM पर कहना बंद कर दिया है। ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है कि अचानक पता नहीं उन्होंने EVM का मुद्दा छोड़ दिया। इसका मतलब या तो EVM ठीक हो गई हैं या EVM जितने भी थे उनसे उनको लगा कि नहीं ये मुद्दा देश के अंदर बड़ा मुद्दा नहीं है, छोड़ देते हैं इस बात को। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब आप ऐसे समझिएगा इस बात को, ये थोड़ी पॉलिटिकल चर्चा हो जा रही है, लेकिन ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि सर इस पर विमर्श कीजिए, तो मैं विमर्श करता चला जा रहा हूं।
दूसरा एक पॉइंट और, जब आप ईवीएम से हटके आगे बढ़ते हैं तो एक और चीज निकलती है, और वो ये है कि आपको याद होगा राफेल के ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक समय पर भयंकर मुद्दा बनाया था। अब वो राफेल गायब हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आरोप हमारे सत्ता उसमें शासन में आते जरूर हैं, लेकिन टिकते कितने हैं ये बात अपने आप में एक बड़ी बात कंसीडर की जानी चाहिए कि भाई अपोजिशन ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन क्या ये एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे में अगर वोट चोरी का आरोप है तो जैसे राफेल के मामले में जांच बिठाने के लिए कमेटी स्थापित की गई थी, ऐसे यहां पर डिमांड की जाए और कहा जाए कि हाँ हम केस करते हैं इस बात के ऊपर। और सदन का रास्ता, संसद का रास्ता तो पता ही है ना भाई, अपोजिशन हर चीज में तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाए। और ये तो बहुत अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई भी मुद्दा इतना गंभीर है जिसमें चोरी हुई है, अगर ये साफ दिख रहा है, हमारा कानून चोरी के लिए तो प्रावधान दिया हुआ है कि चोरी कैसी भी हो उस पर दंड का विधान है। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है आप सभी से, वो आप आंसर कर पाए तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। जब आपके पास इतना भर भर के तर्क है, आपके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, परमाणु बम है, और आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप कोर्ट में इस मामले को लेकर नहीं जा रहे हैं, मुझे इस पर अगर आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिले तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी मेरे साथ कन्वर्सेशन में हैं। भाई आपके पास में आरोप है, आरोप के साथ साथ प्रमाण है। हमारा कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि भाई साहब आप हमको प्रमाणित कीजिए कि ये चीज आपके पास है। भाई आप हमको अपनी तरफ से बस ये प्रमाणित कर दो कि मेरे पास सबूत है। सबूत की मांग होती है ना भाई। सुरेंद्र जी लिखते हैं कि भाई साहब विपक्ष का काम तो फालतू की बातों को बेबुनियादी तरीके से उछालना है, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं, बेचारे फालतू बैठे हैं 15 साल से। सुरेंद्र जी इस पर मेरा ये तर्क होगा कि विपक्ष का काम देश को हमेशा चेतन अवस्था में रखना है, और हमेशा मैं आपको इसके पीछे थोड़ा सा एक वो आधार देता हूं क्योंकि किताबी ज्ञान से जुड़ा हुआ है। किताबी ज्ञान ये है कि हम लोगों ने जब ये अपनाया था ना, संसदीय व्यवस्था अपनाई थी सुरेंद्र जी, तो उस समय ना तरीका ये था कि हम लोग ब्रिटेन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हमारा संविधान भी ब्रिटेन से हमारा लगभग कॉपी पेस्ट है, मतलब कानून जो है वो पूरा अंग्रेजों के समय का ही कानून एज इट इज कॉपी पेस्ट हमने उस समय किया। व्यवस्थाएं हमने एज इट इज अंग्रेजों वाली उठाई। अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छा सिस्टम किया था अपने संविधान में, और वो था मतलब अपने ब्रिटेन के अंदर ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज थी कि उन्होंने ना शैडो गवर्नमेंट बनाई थी। शैडो गवर्नमेंट बनाई थी का मतलब क्या होता है? शैडो गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अगर सत्ता पक्ष शासन में है तो अपोजिशन सत्ता पक्ष को जिम्मेदार बनाता है। ठीक है, आपको ब्रिटेन की थोड़ी सी मैं व्यवस्था बताऊं तो ये ऐसे काम करती है कि जैसे मान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री हैं तो अपोजिशन भी अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसे लीडर ऑफ अपोजिशन नाम देंगे। पावर भले ही उसके पास कुछ भी नहीं होगी, लेकिन वो हर काम पर प्रतिक्रिया देगा। मतलब सत्ता पक्ष ने अगर एक्स काम किया तो प्रतिक्रिया देगा कि हाँ साहब ये गलत किया, आप लोगों को ऐसे करना चाहिए था। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि सत्ता पक्ष ने डिफेंस में कोई डील करी तो अपोजिशन भी अपना एक डिफेंस मिनिस्टर बैठा के रखेगा, भले ही पावर नहीं है उसके पास, लेकिन वो पूरे देश को अवेयर करता है कि अगर मैं यहां डिफेंस मिनिस्टर होता तो मैं ये करता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमारे देश में भी अपोजिशन बना तो सही, लेकिन वो शैडो गवर्नमेंट कभी नहीं बन पाया। अब क्या होता है, सत्ता पक्ष का काम तो यह हो गया कि सरकार की हर नीति का विरोध करना है, विपक्ष का काम तो यह हो गया, लेकिन वो ऑल्टरनेटिव नहीं दे पाती। ऑल्टरनेटिव से मतलब हुआ कि सरकार ने कहा कि ये योजना अच्छी है। जैसे अभी रिसेंटली जीएसटी के ऊपर जो विपक्ष ने कहा वो बहुत अच्छी बात उठाई थी, अगर आपने देखा हो तो। विपक्ष ने कहा कि साहब 8 साल से आपने जीएसटी के चारों फ्रेम लगाए हुए थे, 5, 12, 18, 28। 8 साल बाद आपको सूझता है कि देश के विकास के लिए 5 और 12 ही ठीक है, या 5 और 18 ही ठीक है, 12 और 28 हटा देते हैं। इसका मतलब या तो 8 साल से जो कर रहे थे वो गलत था, या फिर देश से ये कहो कि हमने 8 साल से जो टैक्स लगा रखे थे वो उस समय की जरूरत थी, हमें टैक्स की जरूरत थी, हमने ये किया। विपक्ष ने एक और सवाल बहुत अच्छा उठाया सरकार से, और वो ये उठाया कि आप लोगों ने अभी भी बहुत सारी चीजों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। और वास्तविकता भी है, मैं आपको बताऊं सुरेंद्र जी, अभी भी जीएसटी सर्विसेज पर लागू नहीं हुआ है। सरकार ने गुड्स पर लागू करके शब्द क्या बुलवा दिया कि जीएसटी के अंदर हमने 2 ही फ्रेम छोड़े हैं, बाकी सब गायब कर दिए हैं। नहीं, अभी भी ऐसा है
कि जीएसटी सर्विसेज पर उतने ही परसेंटेज टैक्स में लग रहा है। बहुत सी सर्विसेज पर, इवन जो हमारे कोर्सेज हैं उन पर अभी भी 18% जीएसटी वसूला जा रहा है सर्विस के अंदर। तो गुड्स पर कर दिया, सर्विस की बहुत सी चीजें बच गई। 375 चीजों पर ही हुआ, बाकियों का क्या हुआ? तो कुछ जगह पर अपोजिशन जब चीजें उठाता है तो जागरूकता जनता में आती है, और अकाउंटेबिलिटी दिलाना ये अपोजिशन का काम होता है। जब अपोजिशन को ये लगने लगता है कि सत्ता पक्ष को हमने अकाउंटेबल बना दिया है, कि हाँ भाई हमने इसको अकाउंटेबल कर दिया है, तो फिर वो इस चीज को आगे ले जाती है। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से काम होती है। जनता फिर अपोजिशन को मौका दे देती है कि हाँ भाई आप लोगों ने सरकार से बढ़िया सवाल किए थे, अब हम आपको अवसर देते हैं। ठीक है, तो हम किसी को गलत या सही नहीं ठहरा रहे, हम चीजें समझ रहे हैं। हाँ सुरेंद्र जी, बिल्कुल कपड़ों का भी यही हाल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, रोशन चौधरी जी लिख रहे हैं इंस्टा पर कि सिर्फ आपकी शैली बहुत कुछ सिखाती है। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू। क्रिप्टो में ट्रेड कब से शुरू करने वाले हैं? यार क्रिप्टो में ट्रेड के लिए ना, मतलब टेक्निकली तैयारी तो मेरी नवरात्रि की ही थी, बट नवरात्रि में क्या पूजा विधान में थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग जा रहा है। आजकल 2-2 घंटे की पूजा चल जा रही है, तो ऑलरेडी 4-4, 5-5 सेशन पर डे रह रहे हैं, तो थोड़ा सा समय का क्राइसिस रहा, लेकिन करने वाले हैं, अपन शुरू कर चुके हैं। राजू भाई लिख रहे हैं सर राहुल जी ने जब हम की बात की थी आई लव मोहम्मद, वहीं से कुछ करवाए पहले पर। देखिए ये राजनीति में इन चीजों पे मैं नहीं बोलता हूं भाई, है ना? मतलब आप मुझे कमेंट्री, मतलब थोड़ी देर में आप में से कोई भाई निकल कर आएगा, वो कहेगा सर आप बीजेपी के स्पोक पर्सन है, फिर कोई निकल कर आएगा नहीं नहीं सर आप मुझे, कई जगह तो जो बुद्धिजीवी लोग आते हैं वो कहते हैं सर आप कांग्रेस के स्पोक पर्सन हो रहे हैं, आप सरकार से इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? भाई मेरा काम आप लोगों को अवेयर कराने का होता है, मैं सारी बातें रख रहा होता हूँ। गोल्ड प्राइस डाउन होगी क्या? राम सिंह जांबा जी पूछ रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सुबह ही मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि अब मैं आपको गोल्ड के बारे में हल्की सी जानकारी दे देता हूँ, फिर मैं रोकूंगा इस सेशन को। ऑलरेडी बहुत ज्यादा, शिवम जी आऊंगा आपके पॉइंट पर भी, मैं आऊंगा, सक्सेस का आंसर भी दूंगा, लेकिन पहले गोल्ड का आंसर दे देता हूँ। ये अच्छा प्रश्न है। गोल्ड के प्राइसेस इन दिनों रॉकेट हो रखे हैं, है ना, और बढ़िया गोल्ड ने रिटर्न दिया है। तो अभी क्या हुआ कि गोल्ड प्राइसेस के अंदर अचानक इजाफा हुआ है, और हम लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन पता नहीं आप में से कितने लोगों को यह पता हो कि इस समय डॉलर भयंकर महंगा हो गया है, रुपया बुरी तरह गिर चुका है ना? तो रुपया गिर चुका है, और रुपया जो है वो 88.75, $1 में 88.75 कल का रेट था। तो असल में जिसको गोल्ड का भाव बढ़ना कहना है ना, वो हो क्या रहा है कि डॉलर महंगा हो गया है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना गोल्ड का, वो डॉलर के रूप में होता है, रुपए में नहीं बिकता है। बाहर बाजार के अंदर जो गोल्ड बिक रहा है वो डॉलर में बिक रहा है। तो हो क्या रहा है कि गोल्ड इंडिया में जो इंपोर्ट होके आ रहा है ना, वो महंगा आ रहा है। इस बात को अगर समझे हो तो थम्स अप करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए अगर आप इस बात को समझे हो जो मैंने अभी कहा। क्या कहा कि गोल्ड महंगा नहीं हुआ है, डॉलर महंगा हुआ है। जब डॉलर महंगा हुआ तो उससे क्या हुआ कि गोल्ड जो है वो इंपोर्टेड रूप में महंगा पड़ने लगा, और गोल्ड जब इंपोर्टेड महंगा होने लगा तो हमारे देश में गोल्ड का भाव बढ़ गया। अब किसी ने ये सवाल पूछा था कि गोल्ड का भाव नीचे आएगा क्या? तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है, अभी मैंने मेरे सुबह एक मित्र को भी ये वाली बात बोली थी, कि जिस दिन इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील हो जाएगी उस दिन डॉलर संभलेगा। डॉलर संभलेगा। अभी डॉलर का भाव संभवतया और ज्यादा नीचे जाए, मतलब रुपया और गिरेगा, और ये गिरते गिरते मुझे इस साल तो उम्मीद है कि ये अगर ऐसे ही टैरिफ वैरिफ चलते रहे तो गोल्ड का बुरा हाल हो, मतलब डॉलर के सामने रुपया बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। चलो ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है कि साहब गोल्ड, जब तक डॉलर मजबूत होता रहेगा गोल्ड मजबूत होता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर अचानक तरीके से परिवर्तन हो जाता है, कैसे? ट्रेड डील हो जाती है और डॉलर स्थिर हो जाता है, तो गोल्ड के प्राइसेस में अचानक हो रही वृद्धि रुक जाएगी। तीसरा, क्या गोल्ड में निवेश सुरक्षित है? तो आंसर है जी हाँ, क्योंकि गोल्ड हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करता है। इन्फ्लेशन को बीट करता है से मतलब ये है कि जितनी महंगाई चल रही है, अगर मार्केट के अंदर भारत सरकार बोलती है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2 से लेकर 6% के बीच में राइज करेगा, तो जितना भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा गोल्ड हमेशा उसको बीट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट कभी भी ये नुकसानदायक नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने तकनीकी रूप से सारे आंसर आपको दे दिए। तो पहला पॉइंट, क्या गोल्ड में निवेश सुरक्षित है? बिल्कुल है। क्या गोल्ड भविष्य में और बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक डॉलर के साथ में बाजार स्टेबल नहीं हो जाता, क्योंकि अभी जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो
डॉलर ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन नहीं है। डॉलर बढ़ रहा है इसलिए गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आखिरी पॉइंट, क्या ये बीच में रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा, जिस दिन ट्रेड डील हो जाएगी उस दिन रुकेगा। नंबर 4, क्या भविष्य के हिसाब से गोल्ड से अच्छे और ऑप्शंस हो सकते हैं निवेश के? बिल्कुल हो सकते हैं। आप स्टॉक्स में निवेश कीजिए, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए, म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे से आपको रिटर्न देते हैं। इंडिया का बाजार बहुत ही ग्रोइंग बाजार है और वो बहुत अच्छे रिटर्न देता है। हाँ, एक आखिरी सवाल का जवाब देके रोकूंगा। आपकी नजर में सफलता क्या है? किसी मित्र ने मुझे एक प्रश्न करके ये पूछा है, सक्सेस क्या है? सवाल अच्छा है, लेकिन मैं इसको आंसर देता हूं कि आप आज जहां हैं, अगर आप अपने आप को कल वहां से बेहतर पाते हैं तो वो सफलता है। वो किसी भी रूप में हो, चाहे आप भौतिकता के रूप में कहें, चाहे आप अध्यात्म के रूप में कहें, स्तर ऊपर का होना चाहिए। और वो फिर चाहे नैतिकता के अंदर हो, चाहे भौतिकता के अंदर हो, चाहे आध्यात्मिकता के अंदर हो, ऐसा कोई भी कार्य जो आपका स्तर परिवर्तन कर रहा है, तो वो आप लोगों के जीवन में बेहतरी लाएगा। ठीक है, टीचर्स के बैच लाइए सर। भाई नहीं ला पाएंगे, माफी चाहते हैं, हम इन दिनों न्यूज पढ़ाने में बिजी हैं। ठीक है, और सबको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो एग्जाम देता हो चाहे ना देता हो, हम देश को न्यूज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज लंबे समय बाद आपसे लंबी वार्ता हुई। फेसबुक और इंस्टा पर मेरे मित्र जो उपलब्ध थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार स्नेह। जिन्होंने अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी जल्दी ही, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब मैं वापस लाइव आ रहा हूं और उस हिसाब से हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।